शुक्रिया। मंच पर आसीन सभी सम्मानित प्यारे अग्रज, अमोघ सहपाठी और हृदय स्नेह रनु, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस पर स्नेह व्यक्त करता हूँ। राहत साहब की पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि जिसे आप सब वाकिफ होंगे लगभग कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की मिट्टी हिंदुस्तान, मोहब्बत की मिट्टी हिंदुस्तान के इतिहास में आज ही वह तारीख है जब आज से लगभग 7.5 दशक पहले हम गणतंत्र हुए थे। यानी हमने वह फैसला किया था कि अब आज से राजा का बेटा राजा नहीं होगा, देश का प्रमुख वह होगा जो हमारे द्वारा चुना जाएगा, जो कर्तव्यवान होगा, जो निष्ठावान होगा, जो ईमानदार होगा और जो देश की सेवा के लिए समर्पित होगा। इस राष्ट्र को गणतंत्र बनाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और इसकी प्राप्ति के उपरांत हमने वो सभी मानक बनाए जिससे इस देश का बच्चा बच्चा अपने आप को मुकम्मल बना सके। आज का दिन जश्न मनाने का दिन है। आज का दिन एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से अपनी स्थिति को अवलोकन का दिन है। एक राष्ट्र को जिसे अनपढ़ और सपेरों का देश कहा गया था और जिसे सांपों का देश कहा गया था, उस देश को अवलोकन का दिन होता है। आज हम उसके बच्चों को, आज एक राष्ट्र जिसे सपेरों का देश कहा गया, आज उसके बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया में से रोशनी प्रकाशित कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखें तो हमने महानतम उपलब्धियां हासिल की। हमारी राजनीतिक संस्थाएं इतनी मजबूती से काम कर रही हैं। आज जब हम पूरे विश्व का अवलोकन करते हैं तो राजनीति तो पूरे देश में लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले अमेरिका के कैपिटल हिल पर जब हमला होता है, ब्राजील में जब बोल्सोनारो के समर्थक दूसरे लोगों पे संसद पे हमला करते हैं, हमने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। हमने म्यांमार में देखा जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। हमने चीन में देखा कि चीन के राष्ट्रपति के प्रतिरोध में कितनी अत्याचार हुए हैं। हमने अपने पड़ोस देश पाकिस्तान में देखा कि वहां पे सेना और उसके द्वारा समर्थित शासन ने वहां की देश की हालत को इतना खस्ताहाल कर दिया है, वहां के लोग आटे के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर हम अपने देश का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी राजनीतिक संस्थाएं इतनी मजबूती से काम कर रही हैं, जिसमें चुनाव आयोग हमें सत्ता का हस्तांतरण संवैधानिक तरीके से एक दूसरे की तरफ प्रसारित कर रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो आज हम विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं। हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दिलचस्प की बात है आप जिससे आप सभी वाकिफ होंगे कि हमने यूके को पीछे छोड़कर ये मुकाम प्राप्त किया है। उसी यूके ने जिसने हमारा सैकड़ों वर्षों से शोषण किया, हम ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, उसी यूके ने जिसने आर्थिक प्रगति के हमारे वो सारे अवसर बंद कर दिए जिससे हम प्रफुल्लित हो रहे थे, जिससे हमारा देश विकास कर रहा था, चाहे वो MSMEs हों, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग हों, उन सभी को उन्होंने नष्ट कर दिया था। और उसी ब्रिटेन को हमने पिछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बढ़कर हमारी सांस्कृतिक एकता को गहरे रूप से चोटिल किया था। एक समाज के रूप में आज हम ज्यादा परिपक्व हुए हैं। 1947 से 2023 तक एक समाज के रूप में हम निरंतर आगे बढ़े हैं। हमारे बीच संवाद के ज्यादा से ज्यादा अवसर खुले हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूरज ने बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने निरंतर आगे बढ़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने महानतम उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो हमारे इसरो के संस्थान हो, DRDO के संस्थान हो, उपग्रह को प्रक्षेपित करने की हमारी विधियां रही हों। पूरे विश्व को हमने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। और सबसे बढ़कर इस समय जब विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहा है तो पूरी दुनिया हमें विश्व के शांति के अग्रदूत के रूप में देख रही है। पश्चिम के सभी विकसित देश जिन्हें ये मौका मिला था कि वो
इस युद्ध को जो चल रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसको रोकने में वो सहायता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को आर्थिक मदद सैन्य शक्ति के क्षेत्र में दी, न कि वहाँ ह्यूमन एड्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। भारत ने ये पहल आगे की, और तो हम सारी दुनिया हमें एक शांति के अग्रदूत के रूप में देख रही है, और हम इसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमने कोविड के क्षेत्र में, जब कोविड-19 महामारी थी, तो हमने पूरी दुनिया को अपनी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी अपनाकर, साउथ फर्स्ट की पॉलिसी अपनाकर साउथ एशिया के देशों को हमने सबसे पहले वैक्सीन दिया, मुफ्त में वैक्सीन दिया। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में हम जब से आज़ाद हुए हैं आज तक एक क्रम से और लगातार धीरे धीरे ही प्रगति कर रहे हैं। हमारी प्रगति पे दाग हो सकता है, प्रगति की गति पे दाग हो सकता है कि हमारी प्रगति की चाल उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी हमारे पास क्षमताएं हैं। जब हमारा देश 65% की आबादी 35 वर्ष का आयु से कम है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, तो जितनी गति से हमें प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, लेकिन हमारी गति हो रही है, इस पर कोई तरह से चिन्ह नहीं लगा सकता है। आज का दिन हमारे आत्मावलोकन का दिन है। हमारे खुशियां मनाने का दिन तो है ही, लेकिन ये आत्मावलोकन का दिन है कि जिस सपनों के उद्देश्य से हम आगे बढ़े थे, जो उद्देश्य हमने अपने भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित किए कि हम लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, उन्हें आर्थिक न्याय देंगे, उन्हें राजनीतिक न्याय देंगे, उनके बीच समानता के अवसर को बढ़ाएंगे, बंधुता को बढ़ाएंगे, उसके अवलोकन का दिन है कि हमने उसे कहां तक प्राप्त किया है। अगर हम राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में युवाओं का देश है, तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, चाहे वो संसद हो, चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो। लेकिन आंकड़े बताते हैं, जो इलेक्शन कमीशन से आए हैं वो बताते हैं कि 30 वर्ष से और 25 वर्ष हमारी आयु होती है इलेक्शन चुनने की, लोकसभा की। तो 25 वर्ष से और 30 वर्ष के बीच में जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं संसद में, वो सभी किसी न किसी राजनीतिक दल से वो किसी न किसी राजनीतिक एक प्रकार से हायरार्की से आते हैं, जिनके बाप या परदादा या ही राजनेता रहे हैं। मतलब कि एक ऐसे वर्ग को जो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है, उसे उतने अवसर नहीं मिले हैं, जिसे डेमोक्रेसी में बोलते हैं मोनार्कियल डेमोक्रेसी, राजतंत्री लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, कि कोई राजा है, किसी को नहीं, हम तो अपने साथ लेते हैं कि एक मंत्री है या एक सांसद है, उनका बेटा ही सांसद हो रहा है, इसे मोनार्कियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वो सभी मोनार्कियल डेमोक्रेसी से आए हैं। मतलब कि हमारे लिए लोकतंत्र के अवसर सीमित हुए हैं। एक तरफ तो हम लोकतंत्र के मजबूत संस्था के रूप में बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र के अवसर सीमित हो रहे हैं। ये हमारे लिए विरोधाभास की स्थिति है और हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। करप्शन के मामले में अगेन सूरज ने बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए। भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 50वें स्थान पर है 180 देशों में से, और इसके लिए समझने के लिए हमें किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं करप्शन के लिए। अगर आप एक गांव के मुखिया को देख लेते हैं, जब वो चुनाव लड़ता है तो कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी रहता है, इसके बीच में पता नहीं क्या होता है कि उसके ईमानदार में से ई हट जाता है और न हट जाता, न के स्थान पे ला जाता है, वो अगले पंचवर्षीय योजना में कर्मठ और मालदार नेता हो जाता है। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान में दी गई है। हमारे उद्देश्यों में भी थी कि जो हमारे उद्देश्य बनाए गए थे, उन उद्देश्यों में हमारे विचार और अभिव्यक्ति की आजादी थी। लेकिन जिस तरह से विचार और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है, चाहे वो यूएपीए के मामले रहे हों, यूएपीए के मामलों में लगातार संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि ईडी द्वारा रिपोर्ट किए गए 200 मामलों में 200% की वृद्धि हुई है, जो कहीं न कहीं हमारे विचार और अभिव्यक्ति को सीमित कर रहे हैं। एक तरफ तो लेकिन दूसरी तरफ हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक धर्म विशेष की आड़ में लोग राजनेताओं को, राजपुरुषों को गाली दे रहे हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट करके उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी तरफ कार्रवाइयां कम हो रही हैं।
तो दूसरी तरफ अपने अभिव्यक्त किया जा रहा है, ये मांग के लिए पत्रकारों पर, एनजीओज पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए जरूर चिंता का विषय होना चाहिए। आज हम महिलाओं पॉलिटिकल हिस्से में ही हमने आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हो गए हैं। उसके बाद भी पूरे देश की किसी भी विधानसभा में या अब तक जितनी 17 लोकसभा सभाएं बनी हैं उनमें से महिलाओं की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हुई है। 50% की आबादी को 15% में से कम में महदूद करना ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और जिस तरह से हमारे चुने हुए नेता लगातार एक अपने पद प्रतिष्ठा के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जिस तरह से बदलाव कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ कि हमारे पास एक एक्ट भी है जो उन्हें रोकता है ऐसा करने से। तो मुनव्वर राणा साहब ने कहा था इसी मामले में कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, ओहदों के लिए दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% लोगों के पास 5वां हिस्सा है, राष्ट्रीय संपत्ति का 5वां हिस्सा है। मतलब कि उनके पास 1% लोग हमारे देश के वो 20% से अधिक की संपत्ति का अपने पास रखे हुए हैं। ये इनइक्वालिटी बताती है कि जिसके उद्देश्य से हम आगे बढ़े थे, कि हम किस उद्देश्य से बढ़े थे और हमारे साथ क्या हो रहा है। आर्टिकल 39 भी हमारे कहता है कि मनी का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और 10% लोगों के पास 57% से अधिक की संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास महज 13% का मामला है। उनके पास 13% राष्ट्रीय आय के साधन हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, जब से उन्होंने अपने मानक चेंज किए हैं तब से और ज्यादा संख्या बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 1/4 भारतीय $2.15 से कम डेली आय अर्जित करता है, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे है। सामाजिक न्याय की अगर बात की जाए तो आपने गौर किया होगा सभी संविधान पढ़ने वालों ने कि उद्देशिका में सामाजिक न्याय को राजनीतिक और आर्थिक न्याय के पहले मौका दिया गया है। उसमें लिखा गया सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। मतलब कि संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय को आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वरीयता देनी चाहिए। लेकिन आज जब आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम देखते हैं किसी जात विशेष के एसपी तक भी जब अपनी शादी के लिए घोड़ी पे बैठते हैं तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे लिए एक सामूहिक रूप से हमारे समाज के रूप में हम परिपक्व हुए हैं, लेकिन एक समाज के रूप में ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। हम लगातार आपके सामने खबरें आती रहती हैं कि जात विशेष को किसी काम विशेष के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए पीटा गया, बहुत सी घटनाएं दुर्व्यवहार किए गए। एक और घटना आई थी जब एक महिला को जो मिड डे मील में खाना बना रही थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करके उसे हटा दिया। इवन लड़कों को समझाने के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं उन्हें कि लोगों में सामाजिक न्याय हो, लेकिन हमने उसे क्या किया कि उस महिला को ही सामाजिक न्याय के दायरे से बाहर कर दिया। ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। शिक्षा का बजट जो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा सरोकार होना चाहिए, आज आजादी के 75 साल बाद भी गणतंत्र दिवस के 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर भी हमारा शिक्षा का बजट कभी भी 6% से ज्यादा नहीं हुआ। 6% भी नहीं हुआ। 6% के हमेशा नीचे रहा, 3% रहा है, 3.25% रहा है। तो ये हमारे लिए, संपूर्ण समाज के लिए, हमारे देश के लिए बेहद चिंता का विषय होना चाहिए कि जब हम एक तरफ लोगों को, एक युवा आबादी को स्किल करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी समय एक दूसरे दरवाजे से हमारे पास शिक्षा के पास उतने अवसर नहीं सुलभ हो पा रहे हैं कि लोगों को मानवीय सुविधाएं भी मिल जा सके। सांस्कृतिक सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल सबसे ज्वलंत उदाहरण लेता हूँ, शाहरुख खान की फिल्म से एक गाने पे बहुत ही ज्यादा विवाद हुए।
हाँ पठान। तो एक टिप्पणीकार ने किया, मैं कोट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि खजुराहो और कामसूत्र के देश में अगर हमारी भावनाएं किसी के कपड़ों के रंग से आहत होती हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा शर्म का विषय होना चाहिए। और उसी समय हमारी भावनाएं तब आहत नहीं होती हैं जब कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने अपने परिजनों को बिना हॉस्पिटल के, बिना बिस्तर के, इवन बिना गैस सिलेंडर के उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के उन्होंने अपने परिजनों को पाया। आप सभी ने चित्र देखे होंगे कि महिला ने अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। तो ये हमारी भावनाएं तब आहत नहीं होती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं किसी रंग पर तुरंत आहत हो जाती हैं। जबकि हमारा तिरंगा झंडा भी ऊपर केसरिया है, नीचे आ रहा है, तो उसे बीच में शांति का प्रतीक सफेद जोड़ता है। और जिसके चक्र का पहिया तभी घूमता है जब तीनों रंग आप एक साथ जुड़े रहें तभी। और हमारी भावनाएं तब आहत नहीं होती हैं जब हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज उन उच्च मानक वैश्विक मानकों पर आधारित नहीं होती हैं जिन पर हमारे देश के युवा आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अगर हमारे देश में महिलाओं की संख्या को जब शिक्षा में एनरोलमेंट अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारी वैश्विक जीडीपी तो 5% बढ़ जाएगी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है। तो हमारी भावनाएं तब आहत नहीं होती, बिल्कुल आहत नहीं होती हैं कि हमारे देश के यूनिवर्सिटीज में अच्छे प्रोफेसर्स नहीं हैं। कोविड-19 के दौरान जब हॉस्पिटल में लोग मरे गए, उनकी शव को हमें पास दफनाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे, गंगा में लाशें तैरती दिखी, हमारी भावनाएं तब बिल्कुल आहत नहीं होती। प्राइमरी स्कूल में बिना कॉपी के बिना बुक्स के छोटे बच्चों के सत्र बीत जा रहे हैं, किताबें आ नहीं पा रही हैं। हमारी भावनाएं तब बिल्कुल आहत नहीं होती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं तभी आहत होती हैं जब हमारे पास कोई गाना आ जाता है, हमारे पास कोई धर्म संसद हमारी बढ़िया बैठती हैं, तो हमारी भावनाएं बिल्कुल आहत होती हैं। आखिर में एक शेर है जो भैया ने बोला था, बोल के वाणी को विराम दूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं, हिम्मत तो कर ही सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, हिम्मत तो कर ही सकते हैं। एक अच्छे काम की नीयत तो कर ही सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, हिम्मत तो कर ही सकते हैं। एक अच्छे काम की नीयत तो कर ही सकते हैं। खुदा के हाथ का लिखा मुकद्दर अपनी जगह, हम खुदा के बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं।